ईरान ने अभी अभी उन सबसे शानदार और सोची समझी चालों में से एक चली है जो हमने उनसे वर्षों में देखी है। उन्होंने नेतन्याहू को ऐसी स्थिति में फंसा दिया है कि उन्हें ट्रंप को परखना पड़े और अब वे संघर्ष के नियम अपने पक्ष में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। क्या वे सफल हुए या नहीं, ये उन फैसलों पर निर्भर है जो अभी लिए नहीं गए हैं। ये समझने के लिए कि दांव पर क्या है, आपको पहले समझना होगा कि ईरान क्या करने की कोशिश कर रहा था। इस वीकेंड की खबरें और असली संस्करण अलग है। हम यहाँ इसी वजह से हैं। JNS-TD के न्यूयॉर्क के शो में आपका स्वागत है। आइए इन पागल घटनाओं को समझने की कोशिश करें। अब तक सभी जानते हैं कि रविवार को ईरान ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। ये समझने के लिए कि उन्होंने बातचीत के चरम पर यह कदम क्यों उठाया, आपको 90 सेकंड का संदर्भ जानना जरूरी है। फिर हम अहम हिस्से पर आ सकते हैं। हिजबुल्लाह, जो ईरान का सशस्त्र प्रॉक्सी है और लेबनान के बड़े हिस्सों को नियंत्रित करती है और असल में लेबनानी पहचान के साथ काम करने वाली ईरानी राज्य की एक भुजा है, ने नवंबर 2024 में अमेरिकी मध्यस्थता वाले युद्ध विराम के तहत इजरायली सीमा से पीछे हटने और निरस्त्र होने पर सहमति दी थी। लेबनानी सेना, जो एक अलग सरकारी संस्था है और वर्षों से हिजबुल्लाह के साथ सीधे टकराव के बिना सह अस्तित्व की कोशिश कर रही है, को दक्षिणी क्षेत्र का नियंत्रण संभालना था। दोनों में से कोई भी बात नहीं हुई। हिजबुल्लाह ने फिर से अपनी ताकत खड़ी करना और सीमा पार ड्रोन और रॉकेट दागना जारी रखा। और जब ईरान के साथ सीमा युद्ध फरवरी के अंत में शुरू हुआ और खमेनी की मौत हो गई, तो हिजबुल्लाह ने वही किया जिसके लिए उसे बनाया गया था। उसने दूसरा मोर्चा खोल दिया और इजराइल पर बड़े पैमाने पर हमला किया। इजराइल ने जाहिर है जवाबी कार्रवाई जारी रखी। हिजबुल्लाह की रणनीति दो हिस्सों में बटी है, जो उसने ईरान से सीखी है। संघर्ष विराम का उपयोग ताकत बढ़ाने और फिर से लड़ने के लिए किया गया और यह देखा गया कि आप कब तक और कितने रॉकेट दाग सकते हैं। कुछ समय तक ऐसा चलता रहा। हिजबुल्लाह ने हमला किया, इजराइल ने जवाब दिया। फिर इजराइल की नई कार्रवाई से हिजबुल्लाह बेचैन हुआ। वे लेबनानी क्षेत्र में इतनी गहराई तक घुस गए कि हिजबुल्लाह असहज हो गया, असली बफर जोन बनाया और बेरूत पर हमला शुरू किया। अब इजराइल सिर्फ दक्षिणी चौकियों पर नहीं, बल्कि बुनियादी ढांचे, कमांड सेंटर्स और पूरे ऑपरेशन के केंद्र को निशाना बना रहा था। दहिया, जो बेरूत के दक्षिणी उपनगरों में हिजबुल्लाह का मुख्यालय है और जहां उसका नेतृत्व, हथियारों का समन्वय और वित्त सब संचालित होते हैं, अब हमले की चपेट में था। दहिया पर हमला पूरे ऑपरेशन के केंद्र को निशाना बनाना था, जिसे ईरान बर्दाश्त नहीं कर सकता था। हम जल्द बताएंगे क्यों। लगातार बदलावों और इजराइल हिजबुल्लाह युद्ध बढ़ने से अमेरिका ने हस्तक्षेप का फैसला किया। ट्रंप ने नेतन्याहू को ऐसे शब्दों में फोन किया जिन्हें एक अधिकारी ने सार्वजनिक बयानों से कहीं ज्यादा रंगीन तरीके से दोहराया और उन्हें बताया कि उन्हें ये सब रोकना होगा। नेतन्याहू इसे आधिकारिक रूप से नहीं कर सके, इसलिए अनौपचारिक समझौता हुआ कि हिजबुल्लाह उत्तरी इजराइल पर गोलीबारी रोकेगा और इजराइल बेरूत पर हमला नहीं करेगा। समझौता था। फिर भी रविवार सुबह हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल पर रॉकेट दागे। इजराइल ने वादे के अनुसार दहिया के कमांड सेंटर पर हमला किया। ईरान, जिसने सार्वजनिक रूप से चेतावनी दी थी कि बेरूत में किसी भी हमले का बदला लिया जाएगा, उसने अपनी बात पर अमल किया और इस पूरे मामले को एक अलग ही स्तर पर ले गया। उत्तरी इजरायली एयरबेस पर 11 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गईं, लेकिन सभी रोक ली गईं और कोई हताहत नहीं हुआ। यही घटना का पूरा संदर्भ है। इजराइल और हिजबुल्लाह की अजीब युद्ध विराम वार्ता से ईरान कुछ नाखुश है और उन्हें शांत करने के लिए अमेरिका ने एक और समझौते के साथ हस्तक्षेप करने की कोशिश की, जो असल में कोई समझौता था ही नहीं, जिसे हिजबुल्लाह ने पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। इजराइल ने इसका जवाब दिया और उसके जवाब में ईरान ने भी प्रतिक्रिया दी। तो उस सारी हलचल के नीचे असल में क्या हो रहा है? आदान प्रदान, रॉकेट्स, बेरूत पर हमला, ईरानी मिसाइलें, बाहर से ये सब ऐसे लगे जैसे हालात काबू से बाहर हों। असल में ये ईरान की रणनीति थी जिसे वो सालों से बना रहा था। पिछले हफ्ते अमेरिका के साथ परमाणु वार्ताएं बुरी तरह ठप हो गई थी। ईरान ने 1 जून को बातचीत निलंबित की, जब ट्रंप की टीम ने अस्वीकार्य संशोधन सुझाए। इन बदलावों में अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम भंडार और होर्मुज जलडमरू मध्य पर किसका नियंत्रण रहेगा, यह शामिल था। ईरान की प्रतिक्रिया समझौता करने की नहीं थी, बल्कि उसने अपनी मांगे और बढ़ा दी। उसने जोर दिया कि होर्मुज जलडमरू मध्य का प्रबंधन वही करेगा और वो अपना यूरेनियम अमेरिकी निगरानी में नहीं देगा। इस बिंदु पर सारी बातें बस एक बड़ी हलचल जैसी लगती हैं, क्योंकि एक पक्ष किसी बात पर सहमत होता है, फिर दूसरा पक्ष कहता है कि ये ठीक नहीं है, वगैरह वगैरह, और बातचीत बार बार अटक जाती है। सर्वोच्च नेता के सलाहकार ने इजराइल के बेरूत पर हमले पर कहा, मेज को तीसरी बार आग लगी, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं हुआ। असल में वो मेज थी ही नहीं, क्योंकि ईरान परमाणु समझौते में दिलचस्पी नहीं रखता। और इन वार्ताओं को समझने के लिए आपको ये भी समझना होगा कि ईरान के सामने एक और ज्यादा जरूरी और अस्तित्व से जुड़ी चिंता है, और वो चिंता है हिजबुल्लाह का अस्तित्व बचाए रखना।
अप्रैल के युद्ध विराम के बाद अमेरिका ने साफ कहा कि ये समझौता सिर्फ ईरान पर लागू है, लेबनान पर नहीं। इसका अर्थ है कि इजराइल हिजबुल्लाह को कमजोर करने के लिए स्वतंत्र है, जबकि तेहरान सुरक्षित है। ईरान इस स्थिति का शुरू से विरोध कर रहा है। अप्रैल में कहा गया था कि अमेरिका को युद्ध विराम या इजराइल के युद्ध में से एक चुनना होगा। दोनों चीजें साथ मुमकिन नहीं, और वो हिजबुल्लाह से युद्ध विराम की बात कर रहा था। ईरान के संसद अध्यक्ष ने कहा था कि अगर लेबनान में लड़ाई जारी रही तो बातचीत तर्कसंगत नहीं होगी। ईरान में शीर्ष नेता के सलाहकार ने हिजबुल्लाह प्रतिनिधियों से कहा कि हिजबुल्लाह के बिना युद्ध विराम बेकार है। वो हिजबुल्लाह की इतनी परवाह क्यों करते हैं? कारण साफ है। अगर आप इस शो को देख रहे हैं तो आप जानते हैं कि ईरान का मकसद इस्लामिक रिपब्लिक का अस्तित्व बनाए रखना है, और वो सख्त नियमों से खेलता है। ये जीतने के बारे में नहीं है, ये हमेशा अस्तित्व बनाए रखने के बारे में है। और जिस तरह से उन्होंने खुद को बनाया है वो इसी एक मुख्य सिद्धांत अस्तित्व के इर्द गिर्द है। अस्तित्व बनाए रखने के लिए उन्होंने पूरे क्षेत्र में अपने प्रतिनिधियों का एक नेटवर्क तैयार किया है, ताकि अगर एक पर हमला हो जाए तो दूसरा उसे फिर से बना सके और उसकी भरपाई कर सके। इसे ऐसे समझे जैसे मेले के हथौड़े वाले खेल में आप एक लक्ष्य मारते हैं तो दूसरा उभर आता है। ईरान भारी वित्तीय प्रतिबंध झेल रहा है और किसी समझौते को मान सकता है, इसलिए वे जानते हैं कि उन्हें कुछ समय शांत रहना होगा। उन्हें चिंता नहीं है क्योंकि उनके पास समय है। वे अपनी भविष्यवाणियों पर विश्वास करते हैं और मौके का इंतजार करते हैं। हालांकि किसी भी जबरन शांति के दौरान वे ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि उनके प्रॉक्सी गुट फिर से ताकत जुटा रहे हैं, नुकसान की भरपाई कर रहे हैं और फैल रहे हैं, क्योंकि आखिरकार आतंक का राज होना चाहिए। अब जब उन्होंने हमास को खो दिया है, हिजबुल्लाह उनके लिए सबसे कीमती हथियार है। लेकिन इसमें एक और पहलू है जिसे नोट करना जरूरी है, क्योंकि ये भी एक बदलाव को दर्शाता है। इस साल तक ईरान अपने प्रतिनिधियों से अपने संबंधों की सार्वजनिक रूप से पुष्टि करने में सतर्क रहता था। यह एक जानी पहचानी बात थी, लेकिन वे इसका प्रचार नहीं करते थे। आंशिक रूप से अलग अलग आंदोलनों का भ्रम बनाए रखने के लिए, और आंशिक रूप से अपनी जवाबदेही सीमित करने के लिए। अब वे न सिर्फ इस रिश्ते को मान रहे हैं, बल्कि सबके सामने जोर जोर से बता रहे हैं और परमाणु समझौते को खतरे में डालने की धमकी दे रहे हैं। अदर हिजबुल्लाह, जो एक आतंकवादी संगठन है, सुरक्षित नहीं है और इजराइल पर उसकी रक्षा में हमला कर रहा है। ये वाकई एक बहुत बड़ा बदलाव है, और ये आपको बहुत कुछ बताता है कि गणना किस तरह से बदल रही है। हिजबुल्लाह की चिंता के नीचे एक और भी गहरी परत है, जिससे साफ पता चलता है कि ईरान इस सप्ताहांत असल में क्या चाहता था। जैसे ही वे एक और परमाणु समय सीमा के करीब पहुंच रहे हैं, जो इस समय 178वीं समय सीमा है, वे ट्रंप को परखना चाहते हैं। वे मानते हैं कि वो झूठा धमका रहे हैं, उनकी सैन्य कार्रवाई की धमकी असली नहीं है। और अगर ये सच है तो वे जितना चाहे उतना समय लेते हुए बातचीत को टालते और आगे बढ़ाते रह सकते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि ट्रंप इस समझौते को किसी भी चीज से ज्यादा चाहते हैं, लेकिन वे इस सिद्धांत की पुष्टि चाहते हैं। हिजबुल्लाह की रक्षा के नाम पर वे इजराइल पर हमला करते हैं, जानते हैं कि इजराइल जवाब देगा जैसा कोई भी स्वाभिमानी देश करेगा। सिर्फ ट्रंप ही इजराइल को सही जवाब देने से रोक सकते हैं। अगर ट्रंप बीच में आते हैं और रोकते हैं तो ईरान को जवाब मिल जाता है। वे इस समझौते को इतना चाहते हैं कि कुछ भी सहने को तैयार है, जिससे ट्रंप हारने की स्थिति में आ जाते हैं, जैसा ईरान चाहता है। साथ ही उन्हें नया मानक स्थापित करने का भी मौका मिलता है। ईरान इजराइल पर हमला कर सकता है, जिससे कुछ दिन अराजकता रह सकती है, और जैसे उत्तर में हिजबुल्लाह के रॉकेट व दक्षिण में हमास के हमले ये माहौल का हिस्सा बन जाता है। इजराइल को ये सच्चाई झेलनी पड़ती है कि उस पर मिसाइलें दागी जाती हैं। जब उन्होंने इजराइल पर हमला करने का फैसला किया तो यह एक जुआ था, लेकिन दुर्भाग्य से हमारे लिए उन्होंने यह जुआ पूरी तरह से जीत लिया। ट्रंप ने इजराइल से पीछे हटने और ईरान से फिर से बातचीत की मेज पर लौटने को कहा। हाँ, इजराइल ने दहिया के खाली मुख्यालय और ईरान के कुछ ठिकानों पर जवाबी हमला किया, ताकि दिखा सके कि जवाब दिया है। इसके बाद ईरान ने सैन्य अभियान निलंबित करने की घोषणा की, लेकिन नुकसान हो चुका था। ईरान ने एक नया मानक स्थापित कर दिया है और ट्रंप ने अपनी हताशा उजागर कर दी है, कम से कम उनके अनुसार। और निश्चित रूप से ईरान ने केवल इस शर्त पर पीछे हटने के लिए सहमति दी कि इसमें लेबनान मोर्चा भी शामिल हो, ये चेतावनी देते हुए कि दक्षिणी लेबनान में इजराइल की किसी भी आगे की कार्रवाई पर और भी कड़ा जवाब दिया जाएगा। ठीक वही संबंध जिसे वो पिछले कुछ महीनों से बातचीत के ढांचे में शामिल करने की कोशिश कर रहा था। सिर्फ एक ही सप्ताहांत में ईरान ने हिजबुल्लाह की सुरक्षा को युद्ध विराम की एक अनौपचारिक मगर लागू शर्त के रूप में शामिल कर दिया, और ये स्थापित कर दिया कि वो सीधे तौर पर इजराइल जिस पर भी हमला करे उसका वो सीधे जवाब दे सकता है। ये सुनिश्चित किया गया कि अगर समझौता हुआ तो हिजबुल्लाह का बचा रहना उसका हिस्सा होगा, और ये सिर्फ बातचीत नहीं बल्कि कार्रवाई से भी सुरक्षित किया गया है। ये उनके लिए एक बहुत बड़ी रणनीतिक जीत है,
और इसकी जड़ में सारी रणनीति से परे ये एक बहुत ही साधारण बात पर आकर टिकती है। ईरान इजराइल को नीचा दिखाना और दुनिया को अपनी जीत दिखाना चाहता है, साथ ही नेतन्याहू को ऐसी दुविधा में डालना चाहता है जहां वो किसी भी हालत में हारे। अब बात आती है कि नेतन्याहू के साथ क्या हुआ। जैसा कि हमने इस शो में अक्सर समझाया है, राजनीतिक क्षेत्र में हमेशा एक से अधिक चीजें घट रही होती हैं। खबरें इसे सीधा सपाट दिखाती हैं, लेकिन असल में ऐसा कभी नहीं होता। नेतन्याहू जैसे स्तर के राजनेता हमेशा कम से कम दो चीजों को एक साथ संभाल रहे होते हैं, अपनी व्यक्तिगत राजनीतिक अस्तित्व और वे अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो देश के अस्तित्व के लिए जरूरी हैं। नेतन्याहू का राजनीतिक अस्तित्व हमेशा एक ही दावे पर टिका रहा है कि वही इजराइल को सुरक्षित रखते हैं। रोचक बात है कि इजरायली मतदाता बहुत बटे हुए हैं। करीब आधा देश मानता है कि वही सबसे बड़ा खतरा है, जबकि बाकी आधा मानता है कि वही अकेला ये कर सकता है। उनके समर्थकों को देखना चाहिए कि वो इजराइल को हमेशा प्राथमिकता देंगे और बाहरी दबाव में नहीं आएंगे। अमेरिका की साझेदारी असली है, लेकिन ये सुनिश्चित वही करते हैं कि इसकी कीमत इजराइल को ना चुकानी पड़े। ट्रंप इजराइल के सबसे लोकप्रिय विदेशी नेताओं में है और नेतन्याहू से उनकी दोस्ती मतदाताओं को तसल्ली देती है। साझा उपलब्धियां, एक शक्तिशाली सहयोगी का एहसास और उसके साथ आने वाली सुरक्षा की भावना, लेकिन उस लगाव की भी एक सीमा है। ट्रंप के लिए प्यार इजराइल के लिए प्यार से ऊपर नहीं है। समय के साथ इजरायली मतदाताओं ने देखा कि ट्रंप अपने समर्थन के बावजूद हमेशा अमेरिका को प्राथमिकता देते हैं, जो कभी कभी इजराइल के खिलाफ जाता है। वे नेतन्याहू से उम्मीद करते हैं कि वे इजराइल को बचाएं और ट्रंप के साझेदार रहें, अधीनस्थ नहीं। ये अंतर उनके मतदाता आधार के लिए सब कुछ है। तो जब ट्रंप उन्हें फोन करते हैं और मूल रूप से उन्हें पीछे हटने के लिए कहते हैं, तो ईरान ने नेतन्याहू को एक ऐसे जाल में फंसा दिया है जिससे कोई साफ सुथरा रास्ता नहीं है। ईरान पर जवाबी कार्रवाई और ट्रंप से संबंध बिगाड़ने का जोखिम तब उठाना जब समझौते पर बातचीत हो रही है। रुकना और अमेरिकी दबाव में झुकने वाले नेता की तरह दिखना, जबकि ईरानी मिसाइलें उत्तर में गिर रही थी। दोनों ही हालात ईरान के फायदे में हैं। नेतन्याहू जब ट्रंप से अलग होते हैं तो गठबंधन अस्थिर हो जाता है, जबकि वही गठबंधन अब तक ईरान को काबू में रखे था। दूसरी ओर नेतन्याहू अगर हमले का ठोस जवाब नहीं देते तो अपने मतदाताओं का भरोसा खो सकते हैं और अगली बार शायद ना जीत पाएं। ये वही है जो इजराइल के दुश्मन चाहते हैं। नेतन्याहू ने वॉशिंगटन से सार्वजनिक रूप से अलगाव नहीं किया और इजराइल की प्रतिक्रिया ने सारी सीमाएं दिखा दी। हाँ, इजराइल ने हमलों का जवाब दिया, लेकिन ये जितना हो सके उतना सीमित था, ताकि ऐसा लगे कि वे इसे बिना किसी जवाब के नहीं छोड़ रहे हैं। आईडीएफ की चीफ ऑफ स्टाफ ने सार्वजनिक रूप से कहा कि सेना हमले को तैयार थी, बस राजनीतिक मंजूरी का इंतजार था। ये उनका तरीका था ये दिखाने का कि रोक कैबिनेट के स्तर पर थी, सेना की क्षमता में नहीं। मार्क लेविन ने एक ट्वीट लिखा जो मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रहा, जिसमें मूल रूप से कहा गया था कि अगर इजराइल और अमेरिका का गठबंधन नहीं होता तो ईरान का नामो निशान मिटा दिया गया होता। अगर इजराइल पर निर्भर होता तो वो वैसे ही जवाब देता, लेकिन फिलहाल उसे अमेरिका के गठबंधन की जरूरत है। इजराइल के लोग धोखे में नहीं हैं, वे देख सकते हैं कि क्या हुआ और इससे खुश नहीं हैं, खासकर क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर ईरान बच गया तो ईरानी हमले आम हो जाएंगे। अगर वे इससे बच सकते हैं और वे बच भी दें तो वे फिर से ऐसा करेंगे, क्योंकि यही उनका तरीका है, यही वे करते हैं। वे बार बार दबाव बनाकर बच निकलते हैं, क्योंकि जानते हैं कि दूसरी तरफ खुद को रोकना होता है। यही राजनीति की गहरी त्रासदी है। जब कोई राजनेता गठबंधन की चाहत पर फैसले लेता है बजाय उस वक्त की असली जरूरत के, जिससे अमेरिका की चाहत बनाम इजराइल की जरूरत। ये कीमत युद्ध विराम समझौतों में नहीं दिखती, लेकिन इजराइल हमेशा चुकाता है। इसी कारण इजरायली लोग ट्रंप से निराश हैं। अब ट्रंप समझौता चाहते हैं, खासकर वो समझौता जो ईरान के परमाणु खतरे को खत्म कर मध्य पूर्व में स्थिरता लाए और उनके दूसरे कार्यकाल की ऐतिहासिक विदेश नीति उपलब्धि बने, जो अब तक के किसी पूर्व राष्ट्रपति से बड़ी हो। उन्होंने कहा कि बातचीत बहुत करीब है, लेकिन हमने ये पहले भी कई बार सुना है। इस क्षेत्र में उनका रवैया इन वार्ताओं को जीवित रखने तक ही रहा है, और जब वो राष्ट्रपति के रूप में अपना कार्यकाल समाप्त करेंगे तो वो उस राष्ट्रपति के रूप में याद नहीं जाना चाहते जो ईरान समझौता कराने में असफल रहा। वे बस इतना चाहते हैं कि ईरान के पास परमाणु क्षमता ना हो, ये साफ कहा गया है। जेडी वेंस ने कहा था, और ये वही नहीं है जो इजराइल चाहता है, क्योंकि उनके लिए ये बात कि ईरान इस्लामिक रिपब्लिक जीवित रहे और एक तरह का परेशान करने वाला खतरा बना रहे ठीक है, जब तक कि वो सिर्फ इतना ही है, एक छोटी मोटी परेशानी है, ना कि कोई बड़ा और गंभीर खतरा। इजराइल चाहता है कि इस्लामिक रिपब्लिक खत्म हो जाए, लेकिन ये दोनों बातें अभी मेल नहीं खाती। लेकिन इसके अलावा वो इस समझौते को बहुत ज्यादा चाहता है और ईरान इसे महसूस कर सकता है।
उस इच्छा ने 2 महीने तक ऐसी स्थिति पैदा की है जिसे सही मायनों में अमेरिकी कमजोरी के रूप में देखा जा सकता है। खाड़ी में ईरानी उकसावों पर आंखें मूंद लेना, तेहरान को बातचीत से हटने से रोकने के लिए रियायतें देना और इजराइल पर दबाव डालना कि वो उन हमलों को सहन करे जिनका वो आमतौर पर निर्णायक रूप से जवाब देता। ट्रंप की तारीफ करनी होगी कि उन्होंने कड़ी वित्तीय पाबंदियां भी लगाई हैं और शायद हम अगले हफ्ते इस पर एक एपिसोड करेंगे और इस समझौते को मजबूत बनाने के लिए सच्ची प्रतिबद्धता भी दिखाई है। लेकिन ईरान यही सब नहीं देख रहा है। ईरान को फर्क पड़ता है कि एक अमेरिकी सहयोगी पर 11 बैलिस्टिक मिसाइलें दागने के कुछ घंटों बाद ही ट्रंप ने कहा, तुमने अपनी मिसाइलें चला दी। यानी वे ईरान की बात कर रहे हैं। यही काफी है, फिर से बातचीत करो और समझौता करो। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है इजराइल पलटवार नहीं करेगा, क्योंकि अगर बीबी जवाब देते हैं तो सब वैसा ही चलता रहेगा जैसा पिछले 47 सालों से या पिछले 3000 सालों से चलता आ रहा है। तेहरान ने सब सुना। मेरे हिसाब से ये नेतन्याहू के लिए थोड़ा अपमानजनक है। यही ट्रंप की स्थिति है। वो इस समय किसी भी सैन्य तनाव को नहीं चाहता, क्योंकि वो देख रहे हैं कि अमेरिकी जनता क्या चाहती है और वे ये नहीं चाहते कि मध्य पूर्व में युद्ध के कारण उन्हें गैस के लिए और ज्यादा पैसे देने पड़े, और वे इजराइल के पक्ष में भी खास तौर पर नहीं हैं। ट्रंप जानते हैं, इसलिए वे सैन्य तनाव में दिलचस्पी नहीं रखते। ईरान इसे समझकर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है। यही संरचनात्मक समस्या है। बल्कि विश्वसनीय धमकी ही किसी समझौते को मूल्यवान बनाती है। और हर बार जब ट्रंप ये संकेत देते हैं कि वो इजराइल को रोकेंगे और बातचीत की रक्षा के लिए ईरान की बढ़ती आक्रामकता को सहन करेंगे, तो उनकी विश्वसनीयता कम हो जाती है, उनका दबदबा कम हो जाता है, और जो समझौता उन्हें अंत में मिलता है वो उनके असली दबदबे को ही दर्शाता है। जून की शुरुआत में ट्रंप ने समझौते के मसौदे में संशोधन की मांग की, तो ईरान ने भी अपनी मांगें बढ़ा दी। ट्रंप ने इस हफ्ते ये भी कहा कि नेतन्याहू के पास कोई विकल्प नहीं होगा सिवाय इसके कि वो अमेरिका और ईरान के बीच जो भी समझौता हो उसे स्वीकार करे। उन्होंने ये भी जोड़ा, फैसला मैं करता हूँ। और ये स्वीकारोक्ति कि वॉशिंगटन और यरूशलेम एक मत नहीं है, ईरान इस जानकारी का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है। ट्रंप और नेतन्याहू में दोस्ती है, लेकिन ट्रंप साफ दिखा रहे हैं कि वो पूरे मामले को चला रहे हैं जो उनके ही फायदे में है। अमेरिकी जनता के लिए ये आश्चर्यजनक नहीं होगा कि ट्रंप मीडिया घोषणाओं का इस्तेमाल सिर्फ अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, क्योंकि वे मानते हैं कि नेतन्याहू उन्हें नियंत्रित करते हैं। देखिए, ये हो सकता है कि ट्रंप और नेतन्याहू मिलकर एक रणनीति चला रहे हों जिसमें दिखता तनाव इस्लामी गणराज्य को झूठी सुरक्षा का एहसास दिलाने के लिए हो, ताकि बाद में कुछ बड़ा हो सके। ईरान में छात्रों के विद्रोह फिर से शुरू होने की खबरें हैं, जिसे ध्यान से देखना ज़रूरी है, क्योंकि इस्लामिक रिपब्लिक को अंदर से गिराना इजराइल की कोशिश रही है। लेकिन अगर ये कोई नाटक नहीं है, अगर ये वही है जैसा दिख रहा है, तो हो सकता है कि हमने ईरान को एक ऐसा तोहफा दे दिया हो जिसकी उसे ज़रूरत ही नहीं थी। संभव है कि अमेरिका और इजराइल इस्लामिक रिपब्लिक से निपटने के दीर्घकालिक लक्ष्यों पर सहमत नहीं है। हमने लगातार इस्लामिक रिपब्लिक को कम आंका है, क्योंकि वे शानदार रणनीतिकार हैं, वे धैर्यवान वार्ताकार हैं और अपने विरोधियों की कमजोरियों को ढूंढने और बार बार उन पर दबाव बनाने में माहिर हैं। सबसे निराशाजनक बात यह है कि ये बात हमें पहले ही पूरी तरह से स्पष्ट हो चुकी है, फिर भी वे जाल बिछाते हैं और दूसरी तरफ वालों को उसमें फंसते हुए देखते हैं। इस समय तीनों खिलाड़ी एक ही बोर्ड पर अपनी अपनी शतरंज की बाजी खेल रहे हैं, और हर एक खिलाड़ी की चाल पर कम से कम एक अन्य को उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। मैं कहना चाहती हूँ कि तस्वीर इतनी अंधेरी नहीं है जितनी लग रही है। ईरान ने इस सप्ताहांत शानदार चाल चली है, और फिर भी उसी दिन जब वो 11 मिसाइलें दागी गईं, बेन गुरियोन हवाई अड्डे से 50,000 लोग गुजर रहे थे। मिसाइलें रोकी गईं, कोई हताहत या घायल नहीं हुआ। इजराइल में जिंदगी सामान्य रही, देश में कोई घबराहट नहीं थी। ये अहम है, क्योंकि इससे आपको वो पता चलता है जो इस्लामिक रिपब्लिक नहीं मानती। उनकी सारी रणनीतिक चतुराई के बावजूद, जितने भी जाल उन्होंने बिछाए और जितने भी नियम उन्होंने स्थापित करने की कोशिश की, वे एक ऐसे देश पर हमला कर रहे हैं जिसने 75 साल ये सीखने में बिताए हैं कि असंभव को भी कैसे सहन किया जाए और आगे बढ़ा जाए। और इजराइल में मनोबल बहुत ऊंचा है। इस्लामिक रिपब्लिक ये युद्ध नहीं जीतने वाली। अब हमें ये देखना चाहिए कि क्या खिलाड़ी यहाँ से सही फैसले लेते हैं या नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण फैसला ये है, ऐसा कोई भी समझौता जो औपचारिक रूप से ईरान को हिजबुल्लाह से जोड़ दे और लेबनान में ईरान की भूमिका को एक वैध गारंटर के रूप में स्थापित करे, उस देश पर ईरान की पकड़ को कमजोर नहीं करता। ये मूल रूप से लेबनान में उनकी पकड़ को वैध बना देता है, जो इजराइल के लिए एक आपदा है, अमेरिका के लिए एक आपदा है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, वास्तव में लेबनान के लोगों के लिए खुद एक आपदा है, जिन्हें हैरानी है कि उनके देश पर आतंकवादी संगठन का नियंत्रण है।
ये ऐसी चीज को लेता है जिसे हमेशा नकारा जाना चाहिए था और उसे वास्तव में स्थायी बना देता है। ये आतंक को वैधता देता है। ये एक गंभीर गलती होगी और जो लोग इस पर बातचीत कर रहे हैं उन्हें समझना चाहिए कि वे किस चीज पर हस्ताक्षर करने जा रहे हैं। ये सिर्फ समझौते में कोई छोटी सी शर्त नहीं है। ये पश्चिम और मध्य पूर्व दोनों के लिए एक बहुत बड़ी, बहुत महत्वपूर्ण हार है। कुछ और बड़ा आने वाला है, चाहे वो ईरान के अंदर छात्रों का विद्रोह हो जो अपना समय तलाश रहा है, या वित्तीय प्रतिबंध आखिरकार अपने चरम पर पहुंच रहे हों, या कोई सैन्य कदम हो जिसकी हम में से कोई भी पूरी तरह से कल्पना नहीं कर सकता। वर्तमान स्थिति अस्थिर है और ये ऐसे ही हल नहीं होने वाली। इस्लामिक रिपब्लिक बहुत चालाक और निर्दयी है, जो ऐसे विश्व की कल्पना करती है जिसमें इजराइल, पश्चिम या खुद ईरानी लोगों के लिए भी जगह नहीं है। ये संयोजन चतुर और विनाश के लिए पूरी तरह से तैयार। यही उन्हें वास्तव में खतरनाक बनाता है और यही कारण है कि उनके सामने बैठने वाले लोगों के लिए ये बेहद जरूरी है कि वे जिस चीज का सामना कर रहे हैं उसे कम करके ना आके। जैसा कि मैंने कहा, हमें पूरी कहानी नहीं पता, पर हम इसका मतलब समझने की कोशिश करते रहेंगे। और जहां तक सवाल है कि अब इजराइल को ईरान द्वारा इजराइल पर ऐसे ही हमले करने से रोकने के लिए क्या करना चाहिए, जो अब एक नई सामान्य स्थिति बन गई है, तो इसका जवाब सच कहूं तो जितना सुनने में लगता है उससे कहीं आसान है। ईरान की रणनीति को ही इस्तेमाल करें और उसे उन्हीं पर उल्टा दे। देखें कि ईरान किस चीज को बचाने के लिए बेताब है। हिजबुल्ला, यही उनकी सबसे कीमती संपत्ति है, जिसने उनकी रक्षा के लिए मिसाइलें दागी और जिसे वे किसी भी कीमत पर नहीं खोना चाहते। इसलिए वे बातचीत इसी पर टिका रहे हैं। हिजबुल्ला को इसकी कीमत चुकानी चाहिए। ईरान पर सीधे हमला किए बिना वही चोट करे जहां उन्हें सबसे ज्यादा फर्क पड़े। उन्हें वही चोट पहुंचाएं जहां सच में उन्हें दर्द हो, और वे इस बार एक बिल्कुल अलग सबक सीखेंगे, जो उन्होंने इस वीकेंड सीखा था उससे अलग। उन्हें बताइए कि अगर वे हिजबुल्ला को बचाने के लिए सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार हैं, तो जैसे ही वे कोई हरकत करेंगे, वही चीज जिसे वे सबसे ज्यादा मानते हैं तबाह कर दी जाएगी। इजराइल घुसकर अब तक जितनी तीव्रता से हमला किया है, उससे भी ज्यादा जोरदार तरीके से हिजबुल्ला पर हमला करता है। यहाँ हम देख रहे हैं कि 3 अलग अलग पक्ष हैं, जिनके 3 अलग अलग फायदे हैं, और वे सभी एक साथ खेल रहे हैं। आखिरकार लिए गए फैसलों का खामियाजा उन्हीं देशों के लोगों को भुगतना पड़ता है। हमेशा की तरह हम एपिसोड का अंत एक प्रार्थना से करेंगे। नेता समझदारी से फैसले लें, जो सिर्फ राजनीतिक एजेंडे के लिए ना हो, बल्कि मध्य पूर्व को बेहतर बनाए। हम उम्मीद करते हैं कि हम ऐसी दुनिया की ओर बढ़ें जहां आतंकवादी शासन ना हो और शांति, या कम से कम उसके करीब की स्थिति हकीकत बने। मैं आयरा के हूँ, अगली बार मिलूंगी।